हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग जोन एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी का दूसरा पार्ट, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। तो आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, एंड आई होप आपको वो समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं गैस इन अ लिक्विड। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, डू गैसेस डिजॉल्व इन वाटर? क्या गैसेस वाटर में डिजॉल्व होती हैं? यस, आंसर इज यस, गैसेस डिजॉल्व होती हैं पानी में। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज द एक्वेटिक लाइफ। ये जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो सस्टेन कर पा रही है, वो जिंदा रह पाती है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड गैसेज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द वाटर। पानी में जो डिजॉल्व्ड गैसेज हैं उन्हीं का ही इनटेक करके ये जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो अपनी लाइफ सस्टेन कर पाती हैं। ऑल दो जो ऑक्सीजन है पानी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो पाता है, बट स्टिल इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। इसी तरह से कुछ गैसेस हैं जो पानी में हाईली डिज़ोल्व्ड होती हैं, हाईली सॉल्युबल होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl गैस। अब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है, अगर हम बात करते हैं तो इसको जो दो मेन फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो फैक्टर है, मेन फैक्टर, दैट इज़ प्रेशर। सिंस गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर जो है वो अपना इफेक्ट यहाँ पे ज़रूर डालेगा। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है वो क्या होता है, क्या इफेक्ट आता है प्रेशर का गैस के ऊपर? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। कैसे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस सपोज ये दो कंटेनर हैं, इक्वल साइज के हैं, इक्वल वॉल्यूम के हैं, और इसके अंदर मैंने एक लिक्विड डाला है, लेट अस सपोज कि वाटर डाला हुआ है इन इक्वल क्वांटिटी, एंड इन लिक्विड के ऊपर एक गैस है। लेट अस अज्यूम कि वो CO2 गैस है। दोनों ही केसेस में इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 गैस लिक्विड के ऊपर डाली हुई है, एंड उस कंटेनर को बंद किया हुआ है। अब कंटेनर के ऊपर हम वेट को रख रहे हैं। तो पहले वाले केस में आई एम कीपिंग ओनली वन वेट, ओके। इसका जो प्रेशर, वेट हम क्यों डाल रहे हैं? जस्ट टू इंक्रीज द प्रेशर। तो पहले वाले में क्या है, वन ब्लॉक रखा हुआ है वेट का, एंड सेकेंड केस में आई हैव केप्ट 2 ब्लॉक्स। तो ये देखने को मिला है, इसको स्टडी करते वक्त ये नोटिस हुआ कि जैसे ही प्रेशर बढ़ा दिया गया, जो अमाउंट ऑफ गैस के पार्टिकल्स थे इनटू द लिक्विड, दैट वाज इंक्रीज्ड। जैसे ही हमने उसको क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ाया। कैन यू सी हियर, यहाँ पे एक ही ब्लॉक है और यहाँ पे 2 ब्लॉक है। इट मीन्स कि जो प्रेशर है वो सेकेंड केस में क्या है, ग्रेटर है। अब सेकेंड केस में ग्रेटर है तो इसका क्या इफेक्ट आया कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, गैस के पार्टिकल्स, दैट एंटर्ड इनटू दिस लिक्विड in more quantity as compared to the first one. So this particular activity showed कि जो प्रेशर है जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे जो गैसेस है, जो गैस लिक्विड के ऊपर है, उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड के अंदर बढ़ती जाएगी। इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कह लो या इस पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी किया था एक साइंटिस्ट ने नेम्ड हेनरी, एंड उस स्टडी के बेसिस पे ही गेव अ लॉ दैट इज़ नोन एज हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ भी क्या बोलता है कि अगर हम टेम्परेचर की कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of a gas present above the surface of liquid. हेनरीज ने इस पर्टिकुलर solubility of gas in a liquid को स्टडी किया और ये देखा कि जब टेम्परेचर कंडीशन को कांस्टेंट रख दिया जाए तो जो गैस हमने लिक्विड के ऊपर ली हुई है, इसकी solubility, इस गैस की solubility जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? It is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid.
जो गैस लिक्विड के ऊपर है उसकी सॉल्युबिलिटी ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई कैन राइट दिस पर्टिकुलर लॉ इन दिस वे, है ना। हम इस पर्टिकुलर रिलेशन से शो कर सकते हैं जहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय। नाउ यहाँ काय हमने क्यों लिखा है, काय इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। अब हमने मोल फ्रैक्शन क्यों यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को मेंशन करने का मतलब है कि जो मोल फ्रैक्शन है इट इज actually telling us the measure of solubility. Mole fraction here is a measure of solubility. So that is why हमने यहाँ पे हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। सो दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस विच इज प्रेजेंट अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कब, जब उसके ऊपर का प्रेशर बढ़ जाएगा, गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा। So अब since it is containing a constant here, so proportionality constant यहाँ से हटा देंगे तो we will be putting a constant value obviously. So this relation can be rewritten as P equals to KH chi. So P is partial pressure, KH is Henry's law constant. तो obviously ये constant value होगी, constant value for a particular gas, एक particular gas के लिए इसकी value constant रहती है। And chi you all know that is mole fraction of a gas. अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें और मान लें कि जो प्रेशर है हमारा वो कांस्टेंट रखा गया है, तो हम इसे इस तरह से फिर से लिख सकते हैं कि KH नीचे ले आया। तो इससे क्या हमें समझ में आता है, काय यानी मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस और जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। मतलब अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो काय की वैल्यू घटेगी यानी कि सॉल्युबिलिटी घटेगी, और अगर KH की वैल्यू घटेगी यानी डिक्रीज होगी तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू वो बढ़ेगी। तो KH वैल्यू कम जितना होगा हमारी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी उस पर्टिकुलर गैस के लिए। ओके, सो आई होप यहाँ दिस पार्ट इज़ क्लियर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लेट अस मूव ऑन टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है when we talk about solubility of gas in a liquid। तो ये देखा गया कि जो डिफरेंट गैसेस होती हैं, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज़ एट सेम टेम्परेचर। इट वाज सीन कि अगर हम एक ही टेम्परेचर कंडीशन लें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट कर लें, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में इट वाज सीन कि जो अलग अलग गैसेस थी वो अलग अलग KH की वैल्यूज़ शो कर रही थी। और इसी तरह से ये भी देखा गया कि अगर सपोज सेम गैसेस ली गई हैं, ओके, सेम गैसेस ली गई हैं तो वो भी डिफरेंट KH वैल्यू शो कर सकती हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की कंडीशन अलग अलग ले ली जाए तो एक ही गैस अलग अलग KH वैल्यू भी शो कर सकती हैं। ये चीज़ हम देख सकते हैं, आप यू कैन सी इन टेबल 2.2 पेज नंबर 42 ऑफ योर NCERT केमिस्ट्री बुक। वहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे व्हाट वी फाउंड, इफ़ यू सी दैट टेबल 2.2 जो फर्स्ट हाफ में अगर आप देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सेम गैसेस ले रखी हैं एट टेम्परेचर। नाइट्रोजन को देखें तो टेम्परेचर 293 केल्विन एंड 303 केल्विन पे KH की वैल्यू डिफरेंट है। कैन यू सी 76.48 है और दूसरे में है 88.84। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन 293 केल्विन पे 34.86 KH वैल्यू शो कर रहा है और ऑक्सीजन टेम्परेचर 303 केल्विन पे 46.82 केल्विन KH की वैल्यू शो कर रहा है किलोबार। तो इससे हमें एक और चीज़ नोटिस में आ रही है कि जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जो KH की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो भी बढ़ रही है। ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यूज़ को कंपेयर करें, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ रहा है KH की वैल्यू भी बढ़ रही है। और अभी अभी हमने यहाँ पे भी देखा था कि KH की वैल्यू अगर बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी का क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज हो जाती है। यस, तो दोबारा से इस टेबल को देखें, जो सेकेंड हाफ दिख रहा है आपको, इफ़ यू सी
देर आर डिफरेंट गैसेस, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेन, विनाइल क्लोराइड, ये अलग अलग गैसेस हैं जो कि सेम टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर में KH की वैल्यू डिफरेंट शो करती हैं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी बेसिस में जो मैंने अभी बोला था, इफ़ यू सी हियर राइज इन टेम्परेचर, इट वॉज सीन कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जो हमने टेबल में भी देखा था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में, टेम्परेचर जैसे बढ़ाया जा रहा है तो KH की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीज होगा, विच वॉज क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा था, इनवर्स रिलेशन जो दिख रहा था। तो इसी वजह से, इसी पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे वी कैन से जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं, जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं इन कोल्ड वाटर। नाउ वाई कोल्ड वाटर में वो क्यों इतना कंफर्टेबल फील करती हैं, हेयर इज़ द रीज़न ओनली, यही रीज़न है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोल्ड वाटर है इसका मतलब टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो होगा यानी कि KH की वैल्यू लो होगी, KH की वैल्यू लो होगी तो इसका मतलब हमारी सॉलिबिलिटी ऑफ दैट गैस इज़ हाई, और सॉलिबिलिटी हाई है यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है दे आर मोर कंफर्टेबल, दे आर हैविंग मोर ऑक्सीजन इन दी वाटर। लेकिन अगर वार्म वाटर है, हॉट वाटर है, टेम्परेचर इसका मतलब हाई है, और टेम्परेचर हाई है इसका मतलब हमारी KH की वैल्यू हाई होगी, और जब KH की वैल्यू हाई होगी तो हमारी सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस क्या होगी, ऑब्वियसली लो। इसका मतलब कम गैस के मॉलिक्यूल्स वाटर में प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट difficulty for living organisms in the water. I hope it is clear to everyone. Now let us move on to application part. अब हम आते हैं हेनरीज लॉ के ही एप्लीकेशंस में, जिसमें पहला एप्लीकेशन तो हम इसको वी आर कंसिडरिंग दिस ओनली, जो एक्वेटिक लाइफ है वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल फील करती है ना। इसके अलावा भी बहुत से एप्लीकेशंस हैं, लेट अस डिस्कस फ्यू ऑफ देम। पहला एप्लीकेशन, सोडा वाटर बॉटल्स आर सील्ड अंडर प्रेशर। अब सोडा वाटर बॉटल सबको पता होगी, हर कोई सोडा वाटर बॉटल जानता होगा, इवन जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, एवरीबडी नोज दैट। उसमें क्या होता है, इट कंटेन्स गैस विच इज़ फिल्ड अंडर प्रेशर। उसके अंदर गैस भरी होती है, CO2 गैस, यस CO2 गैस भरी होती है विच इज़ अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर में उसको फिल किया जाता है। जैसे ही वी उसकी कैप ओपन करते हैं, व्हाट हैपन्स, वी सी बबल्स। तो वो बबल्स क्यों होता है, बिकॉज द गैस विच इज़ फिल्ड अंडर प्रेशर, जैसे ही कैप ओपन किया द प्रेशर वॉज रिलीज्ड एंड हेंस द गैस विल मूव आउट, द गैस विल कम आउट फ्रॉम दैट सॉल्यूशन। अब जब वो बाहर आती है तो वो बबल्स के फॉर्म में हमें दिखती है। सो इसी वजह से इन बॉटल में जो CO2 गैस है वो अंडर हाई प्रेशर डाला जाता है, ताकि उसकी जो फिजीनेस है, उस ड्रिंक की फिजीनेस को मेंटेन किया जाता है। क्योंकि जैसे ही कैप आप एक बार खोल देते हैं तो उसकी जो फिजीनेस है वो भी धीरे धीरे लॉस्ट हो जाती है। सो द नेक्स्ट वन इज स्कूबा डाइविंग. I think everybody is aware about this scuba diving, where the people wear special suit and they move deep under the water, carrying cylinder with them, जो गैस का सिलेंडर उनके साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर उनके साथ होता है. तो स्कूबा डाइविंग करते वक्त क्या होता है, दे मूव डीप इनटू द वाटर, और जब वो डीप इनटू द वाटर जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे स्कूबा डाइवर्स, तो क्या है, प्रेशर उनके ऊपर इंक्रीज हो रहा है. किसका प्रेशर, द एटमॉस्फेयर इन द सेंस द वाटर का एटमॉस्फेयर उनकी बॉडी के ऊपर बढ़ता जाएगा. अब उस प्रेशर को कोप अप करने के लिए व्हाट आर दे डूइंग, दे आर टेकिंग द गैस एंड हेंस इंटरनल प्रेशर भी इक्वलेंट बना रहे हैं वो. बाय टेकिंग द गैस, बाय इनहेलिंग द गैस फ्रॉम दैट सिलेंडर, वो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर को इक्वलेंट बना रहे हैं. अब क्योंकि अंदर when they are taking those gases inside, तो under pressure these gases are highly soluble. हमने यहाँ पे पढ़ा है कि under pressure जो गैस की solubility वो increase हो जाती है, तो जो gases वो inhale कर रहे हैं through that cylinder, वो क्या हो जाएगी, उनकी solubility भी increase हो जाएगी and hence it will mix into the blood. अब जब वो blood में mix हो जाते हैं, अब क्या है, scuba divers जो है when they come up, जब वो पानी से बिलो से अबव
आते हैं, यानी कि सरफेस पे आते हैं, तो क्या होता है, जो प्रेशर वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है। और जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होता है, व्हाट हैपन्स, उनके बॉडी में जो गैसेस जो एंटर कर रही थी, हाईली सॉल्युबल थी उस वक्त, वो भी क्या हो रही हैं अब धीरे धीरे, व्हाट इज़ हैपनिंग, द सॉल्युबिलिटी इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो जो वो डिजॉल्व्ड गैसेस हैं वो क्या करेंगी, अब वो भी क्या होगा, बबल्स के फॉर्म में रिलीज होना शुरू होगा। यस, सेम एज दैट ऑफ द सोडा वाटर बॉटल। जैसे ही हम कैप खोलते हैं तो गैस रिलीज होती है और हमें बबल्स के फॉर्म में दिखता है। सेम यहाँ पे भी जो गैसेस ब्लड में डिजॉल्व हो रखी हैं, वो जैसे ही डाइवर, जो स्कूबा डाइवर है, वो ऊपर सरफेस लेवल में आता है, तो प्रेशर रिलीज होने की वजह से वो जो गैसेस थी ब्लड में डिजॉल्व, वो भी रिलीज होने लगती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। एंड बेसिकली नाइट्रोजन, वाई, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज अप हो जाता है हमारे ब्लड में फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस, बट नाइट्रोजन जो है इट बिकम्स, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग आउट इन द ब्लड, बबल्स के फॉर्म में रिलीज होना शुरू करता है। एंड ये जो बबल्स हैं ये कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती हैं। अब जब ये कैपिलरीज को ब्लॉक करेंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, इट विल क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज बेंड्स, जिसे हम बेंड्स कहते हैं। एंड ये काफ़ी पेनफुल और डेंजरस हो सकता है। तो क्या किया जाए, इन बेंड्स से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाता है, जो सिलेंडर में गैस है उसको क्या किया जाता है, डाइल्यूट कर दिया जाता है, ताकि जो वो नाइट्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज अप हो जाएगी, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको डाइल्यूट अप कर दिया जाता है। हाउ, बाय एडिंग हीलियम। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दैट विच इज डन। द थर्ड वन इज एट हाई एल्टीट्यूड्स। आई होप ये भी आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई पे जाते हैं, तो गैसेस का जो प्रेशर होता है, बेसिकली जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इट विल डिक्रीज। ग्राउंड लेवल के कंपेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो ऊंचाई पर जाने पर डिक्रीज हो जाता है। और जब डिक्रीज हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, दिस विल लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा, and again it will also cause a weakness in the particular living being, and इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। okay, so I hope these applications are clear to all of you. इसके बाद we will be discussing one or two numericals based on this Henry's law. okay, so let me clear this up and then we will discuss that. okay, so this is the numerical. Let us solve this one numerical. If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen would dissolve in 1 liter of water? And along with that, partial pressure of nitrogen is given to be 0.987 bar, and Henry's law constant for nitrogen at 293 Kelvin is given 76.48 kilobar. I have already converted into bars since यहाँ पे हमें बार में दिया हुआ है, तो हम STP कंडीशन लगाते हुए इसको कन्वर्ट कर देंगे किलो बार को बार में. सो इट विल बी 76,480 बार. तो अब क्वेश्चन क्या है, इफ़ नाइट्रोजन इज़ बबल थ्रू वाटर, अगर वाटर में बबल किया जाए यानी डिज़ोल्व किया जाए तो कितना मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिज़ोल्व होगा 1 लीटर ऑफ पानी में, 1 लीटर ऑफ वाटर में. यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिली मोल्स फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे हेनरीज लॉ के हिसाब से वी नो दैट हेनरीज लॉ क्या होता है, वी कैन रीअरेंज हेनरीज लॉ इन दिस वे. यस, मोल दैट इज मोल फ्रैक्शन, यानी कि हमारा काय इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट. तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हमारी काय की वैल्यू निकल जाती है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल जाती है. Partial pressure of nitrogen is given 0.987 and Henry's law constant is also given, which is converted in bar. So these values are put into the formula and cancel करेंगे तो we will get this particular. Okay, divide करने पर we will get this 1.29 into 10 to the power minus 5 without any units, since mole fraction की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि बार बार कैंसिल आउट हो गया.
अब यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिली है, बट हमें मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वेरी इजी। जो मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये हम पहले पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में तुम्हारा नाइट्रोजन और वाटर दोनों आ जाएगा यहाँ पे, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन हियर। अब क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 लेस, वेरी माइन्यूट वैल्यू, सो डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, एंड हेंस वी विल व्हाट, वी विल एस्केप दिस, वी विल नेग्लेक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द डिनोमिनेटर पार्ट। ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है हम डिनोमिनेटर पार्ट से इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, एस्केप कर देंगे, हटा देंगे। तो वी आर लेफ्ट ओनली विद दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स तो हमें कैलकुलेट करना है, काई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कहाँ पे है? हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? इस तरह से। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो गिवन मास 1000 ग्राम, कहाँ दिया है? 1 लीटर बोल रखा है। 1 लीटर इज इक्वलेंट टू 1 kg एंड 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम हो गया हमारा गिवन मास, एंड इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम। एवरीबडी नोज दैट वाटर का मोलर मास इज 18। सो व्हेन वी कैलकुलेट इट वी विल गेट 55.5 मोल्स। ओके, सो 55.5 यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। So we will put that value in this formula. So this formula can be written as number of moles of nitrogen upon 55.5 moles जो कि water के हैं equals to 1.29 into 10 to the power minus 5। ये क्या है? काई की वैल्यू। ये जो एक्सप्रेशन है काई इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये वाला सॉल्व करके हमें ये मिला, तो काई इक्वल्स टू दिस, इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डाल दिया, तो हमारी काई की वैल्यू है ये। नंबर ऑफ मोल्स हमें नाइट्रोजन के निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे वाटर के हमें पता है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकल जाएगा? 55.5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने पर वी विल गेट दिस आंसर 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल। अब सिंस द आंसर इज इन मोल एंड क्वेश्चन इज आस्किंग इन मिली मोल्स, सो हम क्या करेंगे? मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। यस, 1000 10 to the power 3 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विद 1। 0.716 मिली मोल यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, आई होप दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल इज क्लियर टू एवरीवन। I would like you all to try more of the numericals so that this particular concept becomes clear to all of you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।